घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास मुद्दे की जिसका इंतजार सभी को थे। 16वीं लोकसभा का शंखनाद हो चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है और महासमर 2019 जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, 7 चरण में मतदान होगा और 23 मई को पिटारा खुलेगा। यानी कि चुनाव परिणाम का जिसको इंतजार है वो वक्त की घड़ियां समाप्त होंगी। 23 मई को चुनाव परिणाम आएगा और हम आपको बता दें कि 7 चरण में मतदान होगा, जिसमें पहला चरण 11 अप्रैल, 18 अप्रैल दूसरा चरण, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पांचवा चरण 6 मई, 12 मई छठा चरण और 7वां चरण 19 मई को होगा। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 29 अप्रैल को पहला चरण जिसमें 13 लोकसभा सीट का मतदान होगा और 6 मई को दूसरा चरण जिसमें 12 सीट जो बची हुई हैं उनका मतदान होगा। इस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया और इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लग गई है। सभी तरह के उद्घाटन, घोषणाएं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उस पे बैन लगा दिया गया है। ये स्वतः एक प्रक्रिया है और लोकतंत्र के पर्व का आगाज इसे कहेंगे और इसमें आपको आहुति देनी चाहिए। जन टीवी की ओर से भी आप सभी से अपील है, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बिसात, वो घड़ियां अब शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा की वरिष्ठ नेता शील दवाई जी हैं, कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य हमारे साथ में हैं, सीपीएम लीडर भंवर सिंह शेखावत हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी विश्वामित्र बोहरा हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले शील दवाई जी आपके पास आना चाहूंगा। इलेक्शन का आगाज हो चुका है, भाजपा कैसे देखती है इसे, क्योंकि चुनौती आप लोगों के सामने है। आप 1980 में जब आपकी पार्टी बनी उसके बाद पहली मर्तबा 282 सीट आप लोगों ने हासिल की और अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए के खाते में 336 सीट गई थी, जो 19 दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। मैं जानना चाहूंगा पहला रिएक्शन आपका कि किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को। देखिए, जिस तरह की बातें की जा रही थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद में लोगों में ये चर्चा करने लगे थे कि पता नहीं लोकसभा के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल निर्धारित समय पे होंगे। चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कहीं कोई यट बट नहीं है, लोकसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। अब जब तारीखों की घोषणा हो गई है तो हमारे लिए कोई एक नई अप्रत्याशित बात नहीं है। हमारी तैयारी पूरी तरह से है। हम चुनाव में उतरने के लिए और इस कमिटमेंट के साथ में कि जिस तरह से 25 सीटें राजस्थान से जीत कर गए थे, इस बार भी हमारा टारगेट 25 है और हमें पूर्ण विश्वास का जो हमारा आधार ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में जो कहा, जो करके बताया और जैसा कि अभी है कि अगर आगे भी कोई मुमकिन होगा तो वो तभी मुमकिन होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदे किए थे वो सारे वायदे हमने किए और हमने आगे का विजन भी जनता के सामने रखा है। कितना भरोसा है बीजेपी को शील दवाई जी, भरोसा कितना है? क्योंकि 16वीं लोकसभा काफी महत्वपूर्ण है और आपके सामने दोहरी चुनौती है, एक बार वापस सरकार बनाना और इस मैंडेट को बरकरार रखना। देखिए, कोई भी चुनाव वो हमेशा चुनौती ही होती है और इसको चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए। अब जिस तरह की आप कह रहे हैं कि कोई भी चुनौती हो, हम हर तरह से इसका सामना करने के तैयार है। हमें पूरा विश्वास है, हमें जनता पर भरोसा है कि हमने जो जनता के लिए किया उसका रिटर्न हमें मिलेगा और नरेंद्र मोदी जी दोबारा से सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। राजेंद्र आर्य हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता। राजेंद्र जी, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस संख्या को वापस लेकर के आ सके, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो आपके साथ गठबंधन में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। यूपीए जिसको आप लोग लीड करते हैं उसकी बात करें तो 60 सीट कुल मिली और 12 दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। 23.41% आप लोगों को वोट मिला था। तो काफी मुझे लग रहा है आजादी के बाद जब सरकार बनना 1952 से शुरू हुई है उसके बाद पहला अवसर है, क्योंकि जब 1977
आफ्टर इमरजेंसी इलेक्शन हुए थे, तो उसमें भी कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं बनी थी जो 2014 में बनी। योगेंद्र जी, देखिए, जहां तक आप जो आंकड़े दे रहे हैं कि हमें जो मतदान प्रतिशत मिला, उस प्रतिशत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको इस 2013 के मध्य में ले जाने की कोशिश करूंगा और इनफैक्ट ये कहूंगा कि जो दुष्प्रचार जो यूपीए 2 की सरकार के खिलाफ जो इनके द्वारा किया गया था, उसको इस कदर इन्होंने पूरे देशव्यापी स्तर पे प्रचार किया और बाद में पता चला कि चाहे अन्ना हजारे हों, चाहे जनरल वीके सिंह हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हमारे अरविंद भाई हों, चाहे आपके किरण बेदी हों, ये सारे के सारे लोग, प्लस विनोद जो हमारे कैग के जो विनोद राय साहब जो सीएजी के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक थे, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा सिविल सोसाइटी ने मिलकर जो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया था, नरेंद्र मोदी ने जो आगे चलकर जो कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी द्वारा घोषित किए जा चुके थे, तो उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर जो झूठ और जो जुमलेबाजी जो फैलाई थी और जो मीडिया को अपने कब्जे में किया और जो लोगों को भ्रम और भ्रामक प्रचार से जो चीजें करी, उसका प्रभाव पड़ा। आज जो जब उन्होंने चुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर सैनिकों से, ग्रामीणों से, किसानों से, गृहिणियों से, किसानों से, आदिवासियों से, दलितों से, सबसे कहा कि मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, आज 60 महीने कंप्लीट होने का समय आ गया। आज आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन 60 महीनों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जो वादे किए, उन वादों को आज अगर एक बार वो खुद से देख लें, वापस वही अपनी भाषण की क्लिपिंग्स दोबारा देख लें, तो उनको शायद जमीन दिखाई दे जाएगी। तो वो तो सब बातें सही है, फिर उनको ये सारी चीजें सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरीके के मुद्दे लाने पड़े, क्योंकि 5 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार किया और आज भी वो चुनाव प्रचार करते रहे, क्योंकि चुनाव प्रचार की वजह से ही आदर्श आचार संहिता हमारी 4-5 दिन आगे बढ़ी है, अदरवाइज ये बहुत पहले 5 दिन पहले लग जानी चाहिए थी। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए और अपनी चीजों को और इन्होंने मतलब आप देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में भी जो घटनाएं हुई, आज 2-3 दिन बाद में 4 दिन बाद महीना होने वाला होगा उसको, तब भी उन्होंने प्रचार से एक दिन मुंह नहीं मोड़ा। जिस दिन चलिए, लेकिन बाद में कांग्रेस तो कहने का मतलब ये तो सब सारा सिलसिला चल रहा है। राजेंद्र जी, मैं बात कांग्रेस के दावे की कर रहा हूं कि इलेक्शन का आगाज हो चुका है, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? आगाज हो चुका है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो मोदी जी ने 60 महीने पहले जो वादे किए थे या जो भाषण दिए थे या जो जुमले दिए थे या जो वादे किए थे, हम उनसे उन वादों का और जुमलों का हिसाब मांगते हैं। उनको वो हिसाब जनता को देना पड़ेगा, देश की 130 करोड़ जनता को देना पड़ेगा, देश के सारे मतदाताओं को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, विपक्ष की सभी पार्टियों को देना पड़ेगा जिनके बारे में उन्होंने दुष्प्रचार किया था। आज हम तुलनात्मक करेंगे तो हम पाएंगे कि सीपीएम को 9 सीट मिली थी और अभी अगर बात करें तो उस दौर के बाद सरकारें आपकी चली गई। वेस्ट बंगाल में आपकी गवर्नमेंट थी, त्रिपुरा में आपकी गवर्नमेंट थी, अब महज एक केरल में आपकी सरकार बची हुई है। इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? अभी अलायंस में किसके साथ होंगे? अभी को पत्ते नहीं खुले हैं, तो क्या रहेगा 2019? मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 का चुनाव जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो चुकी है। जैसा आपने भी कहा, सबको इसमें भाग लेना चाहिए। हमारा पार्टी का इसमें सीधा सा है कि भाजपा को हराओ और लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करो और सांप्रदायिक शक्तियों को भी सत्ता से बाहर करो और एक ऐसी सरकार देश में बने जो देश में भाईचारा रख सके, देश के आम आदमी का विकास कर सके, बेरोजगारी को समाप्त कर सके, महंगाई पर रोक लगा सके, जुमलेबाजी ना करे। अब आप देखेंगे 2014 के जो मोदी जी थे वो चुनाव 2019 में अपने आप से लड़ेंगे। क्यों? उन्होंने घोषणा की थी कि 2 करोड़ में लोगों को रोजगार हर वर्ष दूंगा। उन्होंने रोजगार दिया नहीं, बल्कि 67 लाख लोगों का रोजगार समाप्त करने का नोटबंदी से काम कर दिया। उन्होंने नोटबंदी को बताया कि आतंकवाद खत्म होगा, इससे आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला उन्हीं के रहते हुआ है और सबसे ज्यादा 66 सैनिक पिछले ही माह में मारे गए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी देश के सामने जो आ रही है। और आप देखिए कि हमारे शहीदों की कुर्बानी को भुनाने का प्रयास वो फिल्म बना रहे हैं जाकर के और वो जनता के बीच में एक दिन शोक बना रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल इसको समझ रहा है, लेकिन सीपीएम के दावे की 16वीं लोकसभा का हमारा पूरा रहेगा। अभी हमारा जो किसी से तालमेल नहीं है, ये चुनाव के बाद में हम
करेंगे। अलायंस भी अगर किसी से होगा तो चुनाव के बाद होगा, पूर्व में पहले भी नहीं चुनाव में हुआ है। ये आपको भी पता है कि कोई चुनाव के पहले अलायंस कोई बना नहीं है, और बना है तो सक्सेस होता नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास में। आम आदमी पार्टी से विश्वामित्र भोरा हमारे साथ में। विश्वामित्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार आप लोग इलेक्शन में आए और पहला इलेक्शन आप लोगों का था जब तक दिल्ली में गवर्नमेंट भी नहीं बनी थी आपकी। 4 सीट पे आप लोगों ने कब्जा जमाया। अभी अगर बात करें तो दिल्ली और पंजाब, उसके बाहर कोई बहुत मजबूत स्थिति आप लोगों की नहीं बनी है। किस तरह से देखेंगे इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चुनाव रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज अपनी शैशव अवस्था में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे, हम जी जान से लड़ेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे, एवं कुछ चुनिंदा सीटें संपूर्ण भारत में हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है जनता की तरफ से। हर जनता त्रस्त है कांग्रेस और भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार एवं कांग्रेस और भाजपा द्वारा जो वादा खिलाफी होती आई है आजादी से लेकर कब तक, उससे जनता त्रस्त है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन एवं वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। यही चीज हमने दिल्ली में की और यही चीज हम लोग संपूर्ण भारत में करना चाहते हैं। हम लोग स्वराज युक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। इस पे आम आदमी पार्टी आमादा है और इन्हीं उद्देश्यों को लेके हम लोग अग्रसर रहेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेके हम लोग जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेके हम लोग जनता को हमारी तरफ आकर्षित करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। संपूर्ण दिल्ली में कामयाब होंगे, पंजाब में कामयाब होंगे, हरियाणा में कामयाब होंगे। काशी में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, काशी में लड़ना या नहीं लड़ना, ये पैसे प्रश्न तो सर को पूछना चाहिए था मैडम। लेकिन अगर आप अगर मोदी जी अरे आप मोदी जी को तो जनता जवाब देगी इस बार। जो वादा खिलाफी उन्होंने की है, जो मोदी जी ने वादा खिलाफी जुमलेबाजी जनता के साथ की है। गंगा नदी कितनी साफ हुई, काशी के लोग ही वो जवाब देंगे। गंगा नदी आप लोगों ने किस पैमाने में आप लोगों ने सफाई की, बुलेट ट्रेन आप लोगों ने कितनी रन की, जनता देख रही है। बुलेट ट्रेन की बात तो कर ली आप लोगों ने, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी तक रन हुई नहीं। सब जुमलेबाजी चल रही है। नोटबंदी की बात की, आतंकवाद रुक जाएगा क्या? खाक आतंकवाद रुका? पुलवामा अटैक देख लीजिए, कितने जवान शहीद हुए। 60 से ज्यादा लोग मर गए पिछले महीने के अंदर, लोग शहीद हो गए। लेकिन उस चीज को भी आप लोग भुनाए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है। आज देश, आप लोग तो सबूत मांग रहे हो। आश्चर्य हो, इस देश के विडम्बना है, इस देश की उंगली उठा रहे हो साथियों, इस देश की विडम्बना है। वायुसेना के प्रमुख आके कहते हैं कि हमें नहीं मालूम जी कितने लोग मारे गए। अरे तो अमित शाह जी खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे क्या, जो वो बयान दे रहे हैं कि 300 लोग मारे गए? क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? अमेरिका ने ओसामा को मारा था तो पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दिया था, तो आप भी कर देते। वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि आप तो हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम कुछ है नहीं, लोग मारे गए। उसका आश्चर्य की बात है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे कि कितने लोग मरे गए, उसको देख रहे थे, या अमित शाह जी देख रहे थे? वायुसेना के प्रमुख ने मना कर दिया कि भाई हमें नहीं मालूम, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कितने लोग मरे, आज भी शहीदों के साथ जारी नहीं कर रहे हैं। लोग शहीद हुए और साथ आम आदमी पार्टी। मैं शिव दवाई जी आपके पास में आना चाहूंगा। यह एक बड़ी जो बात थी 2014 को, अगर थोड़ा सा हम वापस कोट करें, क्योंकि 2014 पे चर्चा करना इस वजह से लाजमी होगा कि 2019 का चुनाव क्या वास्तव में उसी चुनौती के साथ में। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक वक्त 2014 का, क्योंकि जब 2013 नवंबर में प्रमुख 3 राज्यों के इलेक्शन हुए, बीजेपी वहां पे आई। वहां एक बात चल रही थी, जब सभाएं होती तो बात करते थे लोग, चर्चा में कार्यकर्ता, आम पब्लिक भी कहती थी कि मोदी मोदी मोदी। वो चर्चाएं थोड़ी मुझे कम दिखाई देती हैं। अब मोदी जी की सभाओं में वो काफिला, वो लहर, वो लटकते हुए लोग की सेल्फी ले रहे हैं या फिर फोन सुने, वो थोड़ा सा मुझे करिश्मा कम दिखाई दे रहा था। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मैं वापस ले जाऊंगा आपको उस खुशी के लिए, आपके चेहरे पर रौनक लाना चाहता हूं मैं कि क्लीन स्वीप करके आप लोग आए थे उस वक्त। 282 का आंकड़ा उन 10 राज्यों और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश है उनका बड़ा रोल रहा था। आप लोग क्लीन स्वीप, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहां से क्लियर आप एकदम, दूसरे राज्य पार्टियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा था आपने। ये आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। बात राजस्थान की हम कर लें, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तब आपकी सरकारें थी। और सबसे बड़ी बात एक और मैं जब बताना चाहूंगा कि आफ्टर 2014 जब इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन होते रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे जगह हो, आप लोगों ने 10 सीटें गंवाई हैं लोकसभा की। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक चुनौती, जिसमें से राजस्थान की 2 सीट भी हैं। एक आपकी वो महत्वपूर्ण सीट है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से जीते थे,
वो सीट भी आप लोगों ने गंवाई। तो ये एक आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि ये चैलेंज हमारे लिए है, क्योंकि लगातार आप सीट गंवाते जा रहे थे। और जब मीडिया आप लोगों से फरवरी 2018 में पूछ रहा था कि आपने इलेक्शन है, 2 सीट आप गंवा रहे हैं राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन में, तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार गंवानी पड़ी आपको, बेशक आपके और कांग्रेस के बीच 1,90,000 मतों का ही अंतर हो, लेकिन सरकार जाना एक बड़ी बात होती है कि दूसरी साइड में एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो आप किस तरह से एक तैयारी आप लोगों की है इस चुनाव में, क्योंकि 14 के मुकाबले काफी कमजोर बीजेपी नजर आ रही है अभी। देखिए, जब भी कोई सी सरकार का किसी भी पार्टी सत्ता में होती है, जिसकी सरकार होती है, तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये सरकार के भी ध्यान में है कि कहां कहां हमें कमजोरी हमारी है। अब मैं राजस्थान की बात करूं कि 2014 की जो आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जिस तरह से हमारा जो बहुमत आया था, उसके बाद हम बाई इलेक्शन भी हारे। इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने रिकवर करा और जिस तरह से जो अजमेर की सीटों पे जो बाई इलेक्शन में हार हुई थी, आप देखिए कि वहां पर से हमने कितनी सीटें जीती। हमने 6 सीटें वहां से वापस जीत ली, और उस जो हमारी जो कमियां थी, हमने तुरंत उनको रिकवर करने की कोशिश किया। जहां पर कहीं कोई हमें कमी नजर आई कि हमारी कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी, तो उसको दूर करने का प्रयास किया। जो योजनाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, जिनका हमें एनालिसिस में लगा के ये योजनाएं जनता तक ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से हुई है, तो उनको हमने सुधारने का प्रयास किया। और जिस तरह से एक तैयारी करनी चाहिए, इन सब कमजोरियों को दूर करते हुए हमने अपनी तैयारी की है। यूपी की भी आप बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हुए थे, जो लोग विधानसभा के जो इलेक्शन है, वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो वो आपसी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से हमें गंवानी पड़ी। लेकिन केंद्र, ये चुनाव जो है राज्यों का चुनाव नहीं है, इसमें राज्य की जो है सब एजेंडा नहीं है, मुद्दे राजस्थान के नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव है। ये मुद्दे केंद्र की योजनाओं पर, केंद्र के मुद्दों पर आधारित है। तो केंद्र में जिस तरह से हमारी सरकार मजबूत है, जो कुछ हमने किया है, जो हर वर्ग के लिए हमने किया है, उस पर हम कॉन्फिडेंट है। हमने बता दिया कि विदेश नीति, कूटनीति कैसे सामना किया जाता है, कैसे पड़ोसी देशों को झुकाया जाता है, किस तरह से उनको यूएनओ में मजबूर किया। चलिए, ये आपका आधार रहेगा। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ राजस्थान को लेकर के भी हम फोकस करेंगे कि राजस्थान में 2014 में क्या स्थितियां बन रही थी। हाल ही में 2018 में हमारे यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ है, और ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव का पूर्ण तरीके से परिणाम पे असर पड़ा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उसके इर्द गिर्द होता है। पिछली बार बीजेपी की बात करें तो करीब 9% मत विधानसभा से लोकसभा में इजाफा हुआ, 56% मत मिले। लेकिन यह एक रोचक बात यह है कि देश में आज तक किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी को 50% वोट या उससे ज्यादा नहीं मिल पाया। कांग्रेस को अगर बात करें, सबसे ज्यादा वोट मिला वो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिला, और अगर बात बीजेपी की जाए तो 2014 में अब तक का सर्वाधिक वोट मिला। तो हम आगे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद में कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम उस खास महापर्व के ऐलान की जो देश का अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की, यानी कि लोकसभा चुनाव के आगाज की। महासमर 2019 का शंखनाद हो गया है। डेट्स के ऐलान के साथ ही यह तय हो जाता है कि देश में एक अगले 5 साल किन हाथों में सत्ता जाएगी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू हो जाती है। आखिर मत किसको देंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि वोट जरूर दें आप, क्योंकि आगामी 5 साल के लिए फिर आप एक हताश भरी नजर से किसी को देखते रह जाएंगे कि मैं काश वोट डालता,
तो चलिए, आपकी वोट एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, आप जरूर वोट कास्ट करें। राजस्थान की बात करें तो 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान होगा। आप वोटर हैं, वोट जरूर डालें, अपने पड़ोसियों को प्रेरित करें, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करें। जन टीवी की अपील है। मैं राजेंद्र जी एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा कि चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस के पास में, और खासकर अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, जहां से सत्ता का रास्ता निकलता है, उत्तर प्रदेश के जरिए ही आप लोग क्लियर मेजोरिटी के साथ, अगर 7 बार सत्ता में, क्लियर मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, विदाउट एनी अलायंस, वो रास्ता आपका उत्तर प्रदेश से निकला। लेकिन 2014 में महज 2 सीट, लगातार आप लोगों का ग्राफ गिरता चला गया। उससे पहले 9, 21, ये सीटें जो रही, ये काफी चौंकाने वाली सीट रही, और 2014 में महज 2 सीट आप लोगों के खाते में आई। तो किस तरह से कांग्रेस 2019 के सपने सजोएगी? योगेंद्र जी, चुनौती बहुत बड़ी है। और जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पे 80 लोकसभा सीटें होती हैं, तो जिनके पास भी वो अधिकतम सीटें आएंगी वही अपना दावेदारी और मजबूती के साथ सत्ता में आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि हमने हमारे युवा महामंत्री हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और हमारी बहन प्रियंका जी ने भी वहां पे प्रभारी का पद ग्रहण किया है। और युवाओं में बड़ा वो है, कांग्रेस ने जो अपना आधार या जो जनाधार यूपी में खोया है, तो उसको प्राप्त करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा हम वापस जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो जातिवादी राजनीति जो बिखर गई थी, पूरी तरीके से जातियों के अंदर खेमेबंदी जो हो गई थी, उसको हम वापस से जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। और उसके साथ आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी की तरीके से विफल है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। और इवन मोदी जी ने भी जो भी कार्यक्रम किए, आपने देखा होगा कि प्रयाग में जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने वाटरप्रूफ जैकेट पहन के डुबकी लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, वहां पे भी उनकी आस्था किस जगह पे है। तो आप देख सकते हैं कि जो गंगा को स्वच्छ करना है या त्रिवेणी को स्वच्छ करना है या संगम पे जो बातें हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो सारी चीजें नहीं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की सफलता मोदी की विफलता, क्योंकि मोदी जी चूंकि 2013 में जो वादे करके 14 में सरकार में आए थे, तो 14 में जब वो सरकार में आए थे, तो अब उनको अपने ही वादों का या अपने ही जो जुमले कहे गए तो उनका ही जवाब देना पड़ेगा। ज्यादा भरोसा है बजाय कांग्रेस को अपनी करनी पर। नहीं, विफलता को हम जनता तक लेके जाएंगे तो तभी तो हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने पुराने कार्यकालों की तुलना मोदी जी से करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, चाहे आज बेरोजगारी की बात हो, देश पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। आप नोटबंदी के अंदर 67 लाख रोजगार चले गए, जीएसटी के अंदर हमारा छोटा कारोबारी तबाह हो गया। जो मोदी जी जीएसटी का पूरे दुनिया में विरोध करते घूमते थे, आते ही उन्होंने किया। एफडीआई का गलत फैसला लिया, रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई लेके आए। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने आवामंडल को बनाए रखने के लिए 5 साल जो राज किया, उनका पहले 2-4 महीनों से उनका आवामंडल खोने लगा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर पैसा पंप करके, पैसा डाल के, आप नोटिस करेंगे कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपया मोदी जी सिर्फ अपने प्रचार पे खर्च कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने काम किया होता तो उनको इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कोई काम नहीं किया और सिर्फ कांग्रेस को पिछले 60 साल के राज को कोसा है। जबकि उनके अटल जी हो, चाहे आपकी सुषमा स्वराज जी हो, यूएनओ तक में उन्होंने कहा है कि हमारे पिछले 60 सालों में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और आज देश जिस मुकाम पे खड़ा है उसके अंदर 60 साल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मोदी जी तो सिर्फ। मैं भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, सीपीएम का भी अपना एक रोल रहा है देश की राजनीति में और कई बार आप लोग गठबंधन के हिस्सा भी बने हैं सत्ता के लिए। नहीं, सत्ता के लिए कभी नहीं बने। सत्ता के लिए नहीं बने, सत्ता का हिस्से का मतलब ये होता है कि हमारी सत्ता के अच्छा कहीं से भी देखिए, सत्ता का अगर कोई भागीदार होता है, बाहर से दे अंदर से दे, एक हिस्सेदारी होती है। एक हिस्सेदारी होती है आपका, आप उस एजेंडे में शामिल होते हैं, मंत्री बने ना बने, प्रोग्राम में आपके नेताओं को प्रोटोकॉल मिलता था, सारी चीजें होती हैं। क्योंकि एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का जब आप हिस्सा बन जाते हैं तो आप एक सत्ता के हिस्सेदार बनते हैं। ये बेशक आप कहें कि लाल बत्ती की लालसा हमें नहीं रही,
लेकिन लालसा के आसपास जरूर पहुंच पाए। लेकिन अभी जो बात है कि आपने कहा कि अलायंस हम किसी के साथ नहीं करेंगे, आफ्टर इलेक्शन देखेंगे, तो इलेक्शन के बाद में तो अगर प्रतिपक्ष सारा बिखर के चुनाव लड़ेगा तो ये मुट्ठी का क्या होगा, जिसको बंद मान करके, और लोग सोच रहे हैं कि मोदी के मुकाबले में बंद मुट्ठी में कुछ ना कुछ हो गए, तो बिखरी हुई है, पांचों उंगलियां बिखरी हुई दिखाई देंगी। नहीं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझना होगा। हाँ, बताइए। हर राज्य की एक अलग अलग स्थिति है। जैसे आप यूपी को देखेंगे, सबसे पहले आप चर्चा कर रहे थे, यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की अपनी एक ताकत है, वो वहां पर ताकतवर स्थानीय पार्टी है। आप तमिलनाडु में चल जाएंगे तो वहां ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, वहां एआईडीएमके डीएमके रहेगी, वो है। बंगाल में आप चले जाएंगे वहां ममता बनर्जी और सीपीएम रहेगी, ना वो कांग्रेस रहती है और ना बीजेपी रहेगी। ये स्थिति वहां पर रहेगी। इसी तरह से आप अन्य राज्यों में जाएंगे। बीजेपी देखिए, अभी आप चले वेस्ट बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं, बेशक सीटें कम आई होंगी, लेकिन हाल ही के अंदर जब पंचायत राज चुनाव थे तो आपसे भी आगे थी बीजेपी। अभी तो चुनाव जिस आधार पे हुए वो आपको पता है कि वहां लोकतंत्र की हत्या थी, जिस तरह से कब्जे किए गए, हमारे उम्मीदवारों को तो जिंदा ही जला दिया गया। हमारे तो जो कैंडिडेट थे ना, दोनों को करना पड़ा होगा। हमारे कैंडिडेट थे जिंदा जला दिए गए, आपको पता है, बहुत से कैंडिडेटों को जिंदा जला दिया और विड्रॉ करना पड़ा। इस परिस्थितियों में पहुंचा दिया कि शासन वहां एक तरह से पूरी तानाशाही तरीके से चल रहा था बंगाल का, जिसकी वजह से तो मैं आपको कहना चाहूंगा हर राज्य की अपनी परिस्थिति है। आज राजस्थान में आप देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी, निश्चित होगी, यहां दूसरी पार्टी नहीं सामने आ सकती है। आज गुजरात में भी आप देखेंगे तो वहां कांग्रेस बीजेपी है, आप पंजाब में जाएंगे तो कांग्रेस अकाली दल वगैरह खड़े होंगे, वहां बीजेपी नहीं है। इसी तरह से अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो हर एक राज्य की अपनी परिस्थिति है। इसलिए आप पहले कोई भी प्रोग्राम करेंगे जमीन पर लागू होना बहुत असंभव है, क्योंकि हमारी लड़ाई केरल में सीधी कांग्रेस से है, वहां बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं है। तो हमारी पार्टी थोड़ी कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ेगी। हमारी लड़ाई त्रिपुरा में बीजेपी से है सीधी, मान लो इस बार, तो लड़ेंगे हम वहां कांग्रेस से लड़ाई नहीं है। तो ये हर राज्य की जो परिस्थितियां उसके आधार पर जो रिजल्ट निकल के आएंगे, और राज्यों की नीतियों पे ही निकल के आएंगे रिजल्ट। आज जैसे शीला भाई जी कह रही है मोदी जी का कोई जादू नहीं है, सब समाप्त हो गया है, उनका चेहरा बता रहा है वो हारने जा रहे हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। देखिए बताए कुछ भी, लेकिन शीला भाई जो बात कर रही है, बीजेपी के पास में आज भी फेस नहीं, आपको तो फेस नरेंद्र मोदी निकलने वाला है, फेस के नाम पे लड़े, हारना कुछ नहीं होगा इसमें। सबसे जरूरी चीज है नीति। आज मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, उससे थोड़ी वोट मिल जाने। मैंने 5 साल काम क्या किया, 5 साल काम क्या किया मोदी जी ने, वो देखना पड़ेगा। उसका नुकसान बीजेपी को उठाना है। तो 31% वोट उस हवा में मिले थे, जैसा आपने खुद ने कहा कि इतनी भयंकर हवा थी। कांग्रेस का 10 साल का शासन था जिसका विरोध था, जो खुद शीला भाई जी मान रही है एंटी इनकम्बेंसी थी। तो उस एंटी इनकम्बेंसी का अगर 31% में से अगर 25% भी चले गए वोट, तो 150 सीट भी बीजेपी की नहीं आएगी। ये मैं आपको बताता हूं, आज के आपके टीवी पे 150 सीट भाजपा की नहीं आई। आज आखिरी हथियार जो था ये सर्जिकल स्ट्राइक, साहब हमने बम डाल दिए। अरे बम डाल दिए, दुनिया नकार रही है। आज दुनिया का कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, केवल यहाँ का जो मीडिया जिसको पेमेंट किया गया वही बता रहा है, बाकी कोई मीडिया दुनिया का नहीं बता रहा है कि इतने लोग मर गए वहां पे। तो अगर वाकई कुछ हुआ होता है। वैसे मैं लीक से हटके मैं एक बार लीक से हटके एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। ये बात क्या होती है कि मीडिया आप लोगों के अनुकूल अगर बोलना शुरू करता है, सच्चाई अगर कहीं होती है तो उसको अगर बोलना शुरू करता है तो कहा जाता है कि निष्पक्ष मीडिया है, और अगर जरा सा भी लगता है कि दुखती रख पे हाथ लगा देता है तो कहता है कि नहीं ये तो मीडिया का काम नहीं, बिकाऊ मीडिया। नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा मुझे, हमारे 44 जवान शहीद हुए तो उसके सबूत थे ना यहाँ पे। उनकी गाड़ी उड़ी दिख रही है, उनका नुकसान दिख रहा है, किस तरह जो छितरे उड़े हैं वो तमाम चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के छितरे जो उड़ा है वो क्या ओबामा के जैसे उड़ाया पाकिस्तान, वो अमेरिका ने, क्या वैसे सबूत हम नहीं ला सकते थे? हमारे पास भी तो आ जाए, टेक्नोलॉजी है ना दुनिया की, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बताया गया इतने लोग? अगर आपने 300 आतंकवादी मार दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं कह रही हमने मारे। कौन बोल रहे हैं? अमित शाह जी अहमदाबाद में बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा नेता बोल रहा है हमें नहीं पता था कितने लोग। हमारा वायुसेना अध्यक्ष बोल रहा है कि साहब हमने कोई काउंटिंग नहीं की है। इन बातों से पता लगता है कि आप सेना को भी घसीट रहे जो गलत है चुनाव के अंदर। आप चुनाव से इस्तेमाल करना चाहते। जवाहर सिंह जी, देश में मुद्दा केवल एक ही है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी इस बात को हाईलाइट किया था कि देश में मुद्दे तो और भी होंगे। बेरोजगारी है, वही मजदूरों की प्रॉब्लम है, यूथ की प्रॉब्लम है, गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
जो मोदी जी फेल हो गए, उन्होंने रोजगार देने के जो वादे किए वो पूरे समाप्त है। आज हालत ये है, हमारे यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं, महिलाएं हो रही, तो ये मुद्दे क्यों नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए, बिल्कुल यही मुद्दे देश के मुद्दे हैं। लेकिन नौजवान समझ रहा है, नौजवान हमारा देश का समझ रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, हमारे मुद्दों को गौण किया जा रहा है, हमारे को बीच में ऐसे काम पैदा किए जा रहे हैं जिससे हमें फंसाया जा रहा है। क्वेश्चन तो आप उठा रहे हो ना, जनता इसलिए वोट नहीं देगी कि नेहरू जी और इंदिरा अब हमारा नौजवान जनता वोट देगी। इस समय सबसे ज्यादा देखेंगे कि सोशल मीडिया पे मोदी जी की बहुत बड़ी आलोचना है। आज सोशल मीडिया पर मोदी जी चाहे जो राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहते हैं तो भूल गए सब, आज मोदी जी को जवाब देना है। आज आप राफेल में देखिए कितना बड़ा घोटाला है। आज जो ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, अरे बहुत ईमानदार है, वो फाइल में फाइल नहीं दे रहे, वो अपनी वो कह रहे चोरी हो गई, दूसरे दिन 3 दिन बाद कह रहे। बड़ी रोचक बात है, ये चुनाव पूरी तरह से जैसे 2014 का चुनाव पूरी तरह से फोकस, हाईजैक या कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी उसके हीरो विलन जो भी आप मान चाहे मान सकते हैं, इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी के था। तो इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही। जिस तरह से हमारे स्पोक्स पर्सन अलग अलग पार्टियों के बैठे हुए हैं, वो सारे लोग नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पे ही उंगलियां उठा रहे हैं, सीलदाबाई जी तारीफ कर रहे हैं। तो 2014 में भी पहले के इलेक्शन, 14 इलेक्शन में क्या हुआ मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कोई इस इलेक्शन में असर डालेंगे। 15 में क्या हुआ था, 15 में सरकार का गठन कैसा, वो असर 16वीं लोकसभा के चुनाव पे साफ दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर बीजेपी बात करेगी तो अब तक के अपने नेताओं को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई हाईलाइट करने की कोशिश करेगी। मुद्दा एक ही होगा कि नरेंद्र मोदी के वक्त पे ये हुआ देश में। अगर कहीं उंगली उठाएगी किसी सरकार पे, वो उंगली उठेगी नरेंद्र मोदी पे कि मोदी साहब ने ये किया, जीएसटी की वजह से ऐसा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई जो भी है। ये चर्चाएं 2014 की तरह ही 2019 का जो चुनाव होगा उसमें आप एक टाइटल मान के चलिए कि चुनाव में टाइटल क्या होगा, वो होगा नरेंद्र मोदी। अगर तारीफ की जाएगी तो नरेंद्र मोदी की होगी, अगर कहीं उंगली उठाई जाएगी, कीचड़ फेंका जाएगा या कहीं घसीटा जाएगा तो नरेंद्र मोदी होंगे। यानी कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी पे फिक्स होगा, ये तो तय माना जाना चाहिए। चलिए विश्वामित्र जी आपके पास आना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी से हटेगा चुनाव की निगाह है कि सिर्फ मोदी पे ही फोकस रहेगी? देखिए मोदी पर चुनाव फोकस नहीं रहेगा, मोदी के कामों पर फोकस रहेगा। पिछले 5 वर्षों पे मोदी जी ने जो वादे किए, जो वादा खिलाफी की, सर जुबान में तो मोदी आ रहा है, जो मैनिफेस्टो वो इसलिए आ रहा है, जुबान पे मोदी आ रहा है क्योंकि भाजपा का कोई वर्चस्व, भाजपा का कोई खुद का वर्चस्व तो बचा नहीं है। भाजपा नेता खुद की कुवत से तो कुछ करते नहीं है, जो मोदी जी करते हैं बस मोदी मोदी मोदी, हर मोदी कर दिया, धारा 370 हटी कि नहीं, क्या हुआ? ये मोदी जी थे जिन्होंने हुर्रियत नेताओं को दिल्ली के अंदर ऑफिस दिया, ये मोदी जी थे जिन्होंने पीडीपी से गठबंधन किया, गठबंधन पत्र पे लिखा कि हुर्रियत नेताओं की हम तारीफ करते हैं, ये मोदी जी थे। तो ये मोदी जी कसूनी और करनी का अंतर है मोदी जी के, ये देश की जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी 2.2% थी और अब बेरोजगारी 2.2 देश कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया का क्या हो गया? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फुस हो गया आपका। लेकिन सारे स्टार्टअप गायब हो गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चाइना से बनाया, चाइना से होके योगा की सारी मेक इन चाइना करने लग गए आप तो। मेक इन इंडिया करते करते चाइना के पीएम के साथ झूला झूल रहे हैं, नवाज शरीफ की मां को जाके पैर छू रहे हैं, केक खा रहे हैं, बिन बुलाए मेहमान बच रहे हैं, आईएसआई को बुला रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? मोदी जी देखिए मैम, इसलिए कि जो वो है प्रेम से हम जिस तरह से करना चाहते हैं, हम सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी पर गए। मोदी जी आश्वस्त हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया, आपकी बात पे लाहौर बस लेके गए। अब मेरी बात सुनिए, मोदी जी आश्वस्त हो चुके हैं कि जनता उनसे ये सब सवाल नहीं पूछेगी जो सवाल आज मैंने डिबेट में पूछे। जनता उनसे ये सवाल नहीं पूछेगी, सवाल शहीदों का मोदी जी ने शहीदों की शहादत ये सारा कुछ चाहिए। अच्छा वो क्यों आपने जो वातावरण बना दिया देश का भाई से भाई को लड़ाने का,
गाय के नाम पे इंसान को मारने का जो वातावरण बनाया है, ये बहुत गलत आप जो कर रहे हैं, उसको आपको ठीक करना है। मोदी जी आश्वस्त हो चुके हैं कि जनता ये सब प्रश्न तो पूछेगी नहीं उनसे, अब इससे जनता को बहका दे, शहादत के पीछे जनता को घुमा दे, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, शहीदों की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के थोड़ा सा पहले जिस तरह से आप इस सर्जिकल स्ट्राइक दिखा रहे हैं, उससे पता लग रहा है लोगों को इस तरह की बात। कांग्रेस ने क्या किया था? 1971 के बाद 16 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 1971 के बाद 16 सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग वहां पर बंदियों को छुड़ा के आए? कभी बात की कांग्रेस? आपने एक आदमी को 26 आतंकवादी को छोड़ गए 1000 करोड़ रुपए के साथ में। आपको पता है पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या मसूद अजहर को 1000 करोड़ रुपए छोड़ के आज जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? आप बताइए। आपने पीडीपी के साथ आपने पत्थरबाजों को छोड़ा, आपने पत्थरबाजों को छोड़ा। बताइए आप मेरे को, आपने आतंकवादियों के साथ सरकार बनाई, आपने आतंकवादी को अपने कोटे में मंत्री बनवाया। किसने कहा आपको? आतंकवादी छोड़े? कोई आतंकवादी कांग्रेस के राज में नहीं छोड़ा। एक का नाम बताइए आप, एक का नाम बताइए। और मैं बताता हूँ पड़ोसी राज्यों के साथ आज नेपाल जो हमारा सबसे पड़ोसी देश का हिंदू राष्ट्र है, विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वो हमारे साथ नहीं खड़ा आज, वो चाइना के कब्जे में। दूसरा, भूटान के ऊपर भी चाइना डोरे डाल रहा है। श्रीलंका के अंदर चाइना ने अपना काम कर दिया। और मालदीव जैसा जिसको कि हमने पूरा का पूरा मुक्त करवाया, आप बताइए। हमने अपने ब्लैक कैट कमांडो भेज के जिस मालदीव को मुक्त करवाया तख्ता पलट से, वो मालदीव हमारे साथ में नहीं है। मोदी जी बात कर रहे हैं। और हमारे ओआईसी की बैठक थी मैडम, ओआईसी की बैठक के अंदर पाकिस्तान मौजूद नहीं था, लेकिन वहां पे क्या प्रस्ताव पारित हुआ? ये है आपकी विदेश नीति, ये है आपके मोदी जी का डंका। यूएनओ के अंदर हमारे को 38 देशों की सूची में डाल दिया। कैसी बात करते हो आप? कांग्रेस पार्टी के अंदर विदेश नीति के अंदर पूरे दुनिया के अंदर पंचशील के सिद्धांत। आपको क्या पता? इंदिरा गांधी को पूरा वर्ल्ड मानता था, राजीव गांधी को पूरा वर्ल्ड मानता है, नेहरू जी को पूरा वर्ल्ड मानता है। आप कैसी बातें करते हो? आज मोदी जी जिस वक्त झूला रहे थे जैसे जिनपिंग को, उस वक्त डोकलाम के अंदर अतिक्रमण हुआ, डोकलाम के अंदर हेलीपैड बन गया। कैसी बातें करते हो? आंखें कहां दिखाई? आप बिरयानी खाने चले गए, बिना बुलाए चले गए। कैसी बातें करते हो? आप अपने व्यापारी मित्रों को ले जाके वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हो। आपको पता है क्या सौर्य डोभाल किसके साथ व्यापार करता है? पता है आपको? हमारा सौर्य डोभाल किसके साथ व्यापार करता है? पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है। क्या बात करते हो? बना रहे लोग। अडानी किसके साथ व्यापार करता है? अडानी किसके साथ व्यापार करता है? वो वापस छोड़ दिया गया। सज्जन जिंदल को क्यों लेके गए? सज्जन जिंदल को क्यों लेके गया? दिया गया था। आज वो मेहुल भाग गए। और अरे मेहुल आपका आदमी था। बारबाडोस में उनको किसने दिलाई? मोदी जी ने दिलवाई। भागा भाई बोलते थे उसको, मेहुल भाई बोलते थे मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी भागने के बाद मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं। कैसी बातें करते हैं? मोदी जी का पूरा श्रेय हो चुका है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, मोदी जी ने संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट उठा के देख लो, सीबीआई उठा के देख लो, सीएजी उठा के देख लो, फेरा उठा के देख लो, सारी ईडी वगैरह सब बर्बाद कर दी। तमाम देश के सारे के सारे कोई भी मंत्री आज अपने आप में स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। मोदी अकेला करता है। सिर्फ ढाई लोग सरकार चलाते हैं। बीजेपी खत्म हो गई मोदी के राज में। मोदी के राज में बीजेपी खत्म हो चुकी है, खत्म हो गया। दुनिया कह रही है कांग्रेस एक परिवार अपनी पढ़ाई कर रहे हो। परिवार ने कुर्बानी दी है मैडम। आपने नाखून भी नहीं कटवाया तो किसी ने नहीं कटा। एक बता दो बीजेपी का करके आपके पूर्व प्रधानमंत्री, स्वयंसेवक मुखबरी करते थे, माफीनामे करते थे। सावरकर 9 बार माफी दे के आए। अंग्रेजों को माफी। रॉयल सीक्रेट सर्विस थी आरएसएस का नाम रॉयल सीक्रेट सर्विस था। ऐसी बातें करते हैं मैडम। पाकिस्तान में चला वाजपेयी जी ने तो अपने चाचा के खिलाफ दवाई दी हुई है। आरएसएस वाले क्या करते हैं कश्मीर में? अभी भेजो ना उनको, अभी भेजो ना। कि 2 दिन हमें दे दो, समस्या सुलझा के 3 दिन में मैं सेना ट्रेन कर दूंगा। सेना को इतना अंडरमाइन किया आरएसएस वालों ने, बोला 3 दिन में मैं सेना तैयार कर दूंगा। कैसे बातें करते हो? तो आज जाइए सैनिकों की शहादत पे फोटो लगवा रहे हैं ना, कश्मीर समस्या सुलझाओ। और
कैसे जा रहे हैं? बारात लेके जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। हेमराज की विधवा को आपने आज तक फायदा दिया? हेमराज की विधवा एक के बदले 10 लाने की बात। मैं भंवर सिंह जी से एक बात जानना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, ये बड़ा मेरे को एक चुभने वाला सवाल है। आपने जो एक सवाल खड़ा किया है कि शहीदों की बॉडी के साथ में मखौल उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। एक मिनट सर, मेरी बात आप सुन लीजिए। मुझे तकलीफ है व्यक्तिगत रूप से। आप लोग राजनीतिक रोटियां कोई भी सेक सकता है, नहीं सेक रहे हम। हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस बात को सहन कर सके कि जो सैनिकों की जो बॉडीज है उनके साथ में कोई मखौल उड़ाए या कोई हंसते उनके साथ में कोई सेल्फी ले या कोई चर्चा करे। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। कहना बहुत आसान है, एक उदाहरण। यूपी का हुआ ना, यूपी के सांसद हुआ, किस जगह के सांसद अभी उन्होंने रैली निकाली आर्मी के ट्रक के ऊपर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पूरा वीडियो वायरल हुआ भाई साहब। वाले भी वही करेंगे क्या? कांग्रेस मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, मैं तो वीडियो है मेरे मोबाइल में। सर्जिकल पीएम की तरफ तो देखेंगे ना, जो पीएम के जो लोग हैं उनकी तरफ तो देखेंगे ना। कांग्रेस गलती कर रही है बिहार में, तो शहीद के सम्मान में गया ही नहीं। आपको पता है कोई नेता नहीं गया बिहार में शहीद के सम्मान में। वो चुनाव की मीटिंग में लग रहे मोदी जी के, में आपको पता नहीं है? आप तो जानते हो, मीडिया तो एक दिन मंत्री गया नहीं, बाद में माफी मांगनी पड़ी है। अरे महाराज जी हंसते हंसते माफी मांगनी पड़ी है। एक बात और जानना चाहूंगा शीलदाबा जी, एक बात पूरे 5 साल आप लोगों ने निकाल दिया यह बात कह करके कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ था, कांग्रेस से जवाब मांगे। सरकार आपको इस वजह से थोड़ी ना दी थी 5 साल के लिए कि कांग्रेस के तुलनात्मक अध्ययन करके आप लोग जवाब देंगे। कांग्रेस के वक्त ये रहता, ये बातें क्यों 5 साल निकाल दिया आप लोगों ने? मांगे थे। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सभी को, समय कम है मेरे पास। तो इस वक्त कुल मिलाकर के चुनाव का आगाज हो गया है और रोज हम मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। खास खबर में जो महासमर 2019 के नाम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक की हर चीज को पहुंचाने की कोशिश करें। 2014 के इलेक्शन के दरमियान क्या रहा, क्या खास बात रही, कौन से मुद्दे हो सकते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। सरकार की योजना अपने आप में एक मुद्दा होगा। सरकार के अगर कोई फेलियर पॉइंट है जो प्रतिपक्ष हाईलाइट करेगा वो एक मुद्दा होगा। हम आप तक लेके आएंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ तैयार रहेंगे। और उस महासमर इसी का नाम होता है कि चारों तरफ से रणभेरी बजने के बाद हर योद्धा इस महासमर में कूदने को तैयार है। वो चाहे मतदाता हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो या मीडिया हो या विदेशी सैलानी हो, जो भारत के लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय करने के लिए आते हैं कि प्रचार का तरीका क्या होता है, देहात में किस तरह से प्रचार होता है, शहरों में कैसे होता है, मुद्दे कौन से हाईलाइट हो रहे हैं। अपना अपना नजरिया होगा, लेकिन यह तय है कि इस महासमर का रण जो होगा ये बड़ा रोचक होगा और इसमें सभी को हिस्सा भी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और महापर्व के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।